लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है। ट्राइबल एरियाज, वो लोग नहीं मानते ड्यूरन लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए, अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से। तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए, जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान आप आर्मी एक इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है। उसका उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। क्या कहेंगे तार साहब? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसका माजी देखना चाहिए। अफगानिस्तान का माजी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान का माजी क्या है। ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग, ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे लूट के ना, जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे दर्रा खैबर से, उनको लूट के फिर पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे। दिस इज, फिर वहां से अब देखें, वहां से फिर इन्होंने भारत के ऊपर हमले इंडिया पे किए, यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो कौन थे वो यही थे सारे, यहीं से सारा कुछ आया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कल्चर का हिस्सा है। एक दूसरा, रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए गए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए उससे। अब उस जो नई जनरेशन है, हमारे एक तो अफगान महाजरीन आ गए, हमने उन डॉलरों की खातर पाकिस्तान बेचा। किस तरह बेचा? हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनकोव हर घर में पड़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर घरों में आके कलाशनकोव की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ता रहा हूं, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म बिकते थे वहां। मैंने स्मिरनाफ वोडका इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा है जिस तरह पानी बिक रहा है। तो उससे पैसा बनाया गया। एक तो वो खाब, वो अब वो पैसा डॉलर अभी इस जेल में घूमते हैं। वो कुछ हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनके भी दिमाग में वही डॉलरों की बारिश अभी घूम रही है। और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरिन कैंपों में जो गुजरे हैं, वो उनका तरीकाकार देखें। वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, ये टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं जाके। आपको पता है यही अफगानी इराक में $500-500, $200 लेके महीने का ये वहां पे भी लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लिबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार है। अब मैं दो चीजें बताता हूं। माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान उनसे किसी चीज पे निगोशिएट करता था, निगोशिएट करने का स्टाइल भी बताना चाहता हूं। वो दो चीजें, जब यहां से जाते थे निगोशिएट करने, वो कहते थे अभी लेकर क्या आए हो, या पैसा दो या असला दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात तय होती है, क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो वो बात ही नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा था कि ये अटैक करके भाग जाते हैं वापस, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारी इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे दिए फिर दोबारा, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं उन चीजों को बगैर पैसों के। तो ये पता है। और दूसरी बात, ये मैं वो मेजर साहब बात, मैं उस पर मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता जब सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो। ये मेरे बदले तालिबान कौन है, अफगान मुजाहिदीन कौन थे,
ये हमारे हाथों के बने हुए ये सारे। तो इनको बनाया है, अब वो उनके हमारे वो गले पड़ रहे हैं, अब वो चैलेंज कर चुके हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो लोग चीज असेंबल करते हैं उसको डिसमेंटल करना भी वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो विल कहां से लाएंगे? अब पाकिस्तान आर्मी सलाहियत बहुत रखती है, लेकिन अंदर ग्रुपों में डिवाइडेड है। हमारे आधे तालिबानी माइंडसेट के लोग तो फौज में बैठे हैं, हमारे आधे आर्मी के लोग तो वो चाहते हैं रियासत मदीना बनाई जाए, वो आधे हमारे आर्मी के अंदर बैठे लोग कहते हैं शरिया इन्फोर्स की जाए। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, और यहां पे लाकर हमने उसको बिल्कुल उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते हैं, दिल होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, शाम को बैठते हैं तो पाकिस्तानी सोच बन जाती, दोपहर को सोचते हैं तो कहते पैसे बना लो। तो मेरा मकसद एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा इज़्तिराब है। मैं बहसीते पाकिस्तानी खुद मैं दिल होता है तो मैं कई दफा इस्लाम की तरफ चला जाता हूँ, कई दफा शाम को दूसरी साइड। मेरे को ये कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के पास है, हर चीज। आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के, शिया सुन्नी एक दूसरे को, आप अहमदी अलग है, शिया सुन्नी अलग है, बरेलवी अलग है, कौन कितना मसलक आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूं मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखती, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है, डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने 2 नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी के। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब के दौर में 2 फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दोनों आईएमएफ के मुलाजिम थे, पीपल्स पार्टी के दौर के थे। खान साहब ने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आईएमएफ क्या है? एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, यह सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब उसके बाद दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं किया। तो इस तरह मुल्क चलते हैं जिस तरह चल रहा है। टीटीपी को डील तब करेंगे जब लाहौर कंट्रोल में होगा, तख्ते लाहौर का फैसला होगा। टीटीपी तो बहुत दूर है। टीटीपी वालों, अच्छा मजे की बात है, टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा इनको फाइनेंशियल इनको क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है। गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं। हर चीज, जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप अफगानिस्तान को हमेशा आप एक डॉलर के लेंस से देखते हैं, तो फिर फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ना। फॉरेन पॉलिसी, मैंने अगले दिन देखे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कोई बंदा ये सोचे कि मैं शायद पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं चीजें। मैंने कहा था अगले दिन कि किसी को चाहिए, अगर पाकिस्तान ने आगे फॉरेन पॉलिसी चीजें करनी है, जो ये फैसला करने वाला हो, रूलिंग एलीट हो, उसको कम एटलीस्ट ये जरूर चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का रेज़्यूमे पढ़ के किसी फॉरेन मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए पाकिस्तान। अगर वो देखे अब पॉसिबल, वो तभी होता है जब आपके पास पॉलिटिकल इक्विटी हो और नेशनलिज्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए? कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछ लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है।
कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है, वो अच्छे में है बुरे में है वो बात की बात है। सेकंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं, ठीक है। अब मैं अग्री नहीं करता, बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, मैं कौन होता हूँ मैं अग्री करूँ ना करूँ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट। वो बिलीव करते हैं, यू नो, कहता है लैंड ऑफ द ब्रेव होम ऑफ द फ्री, ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूँ कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप, ठीक है ना। ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर। ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ, दोनों रिटायर्ड 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाई पोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि जो, और मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में आपकी एस्टेब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट। आपने अभी पूछा ना तारड़ साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा, अब वो जीत गए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो। उन्होंने बोला नहीं, हाय क्यों, वो एक्सपर्ट हाय मैं कंटेनर पे, तो चढ़े हुए थे कंटेनर पे, उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद यही बात लग रही है। कुछ आप कहना ही चाह रहे थे तारड़ साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं वो मिस कर गया पॉइंट पिछली दफा, कि खान साहब ने तैयारी कर रखी है फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ, तो उसके लिए उनका नैरेटिव फिट बैठता है कि अदम एतमाद, इनको ऐसी फिजा कायम की जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि ये जो काम करते हैं ये 2 नंबर करते हैं, ये जो कुछ है सारा कुछ। क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस एक ऐसा केस, उसका फैसला है कि वो जब उसका रिजल्ट आएगा तो खान साहब की बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.